हर चीज़ की एक वजह होती है। एक बिजनेस एंकर की बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर मकबूलियत की वजह क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी इस वजह से क्रिएट होती है जब आप राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहें। आप लोगों के चेहरे, उनके नज़रियात देखकर खबर ना बनाएं न बताएं, बल्कि ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को स्टडी करें। मे भी इसका रीज़न ये है कि हमारा बिजनेस का प्रोग्राम है और मैं इस फील्ड में काफ़ी अरसे से हूँ, तो मैंने जज्बात के शोबे को एक तरफ रखकर खबर को खबर के तौर पर और तज्जिए को तज्जिए के तौर पर पेश किया। मैंने आप लोगों को कहा डॉलर खरीदो, किसी कीमत पर भी खरीदो, और ये सब चीज़ें मैं विदाउट प्रीजुडिस कह रहा हूँ, ठीक है। कल को मेरे ऊपर रिस्क ना आए, मेरा गिरेबान पकड़ लो तेरे कहने पे। भाई मेरे कहने पे नहीं, वाई? बिकॉज आई गेव यू रैशनल रीजन। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ रहा है, पाक स्टडीज की किताब में बकवास लिखी हुई है, पाकिस्तान कोई वसाइल से माला माल नहीं है, ये टोटल गार्बेज है, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, कोई वसाइल शसाइल नहीं है, ना 5 दरिया, हमारे पास 2.5 दरिया हैं, 2.5 इंडिया पी गया, उन्होंने अपने डैम वैम बना लिए, ठीक है। और बाकी जो आपने अपनी मईशत का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि देखें झूठ जो होता है ना वो इंसान को बर्बाद करता है, झूठ के पांव नहीं होते, और सच जो होता है वो 7 पर्दों के पीछे भी जाहिर होता है। आप लोग झूठ के पीछे भाग रहे हो। पहले आप लोगों ने सीपैक का डिस्को डांस किया, जैसे वो अमेरिका में इंडियन डांस करते हैं ना, रेड इंडियन, वो क्या करते हैं बीच में आग लगाते हैं, फिर उसके बाद डांस करते हैं वो हा जंगली वो पहन के ना, कबूतर जैसे पर लगा के। तो आपने सीपैक की एक का अलाव जलाया, उसके इर्द गिर्द डांस करते रहे। मैंने कहा ये मंसूबा टोटल है नॉनसेंस, पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं, हमें ये जाकर कुएं की गहराई में फेंकेगा। आप लोगों ने कहा नो नो, पाक चीन दोस्ती ये वो, अब देख लो बर्बाद हो गए डॉलर। अभी ये मुझे बता रहे तारीखी सतह पर, ये मुझे फ्रेश बताना क्या है अपनी ब्रेकिंग के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, मैंने काफी अरसे से बताया स्टॉक को इतना नहीं बढ़ाओ, ये टोटल बकवास है। मैं लफ्ज सख्त इस्तेमाल करूंगा क्योंकि सरमायाकारों की बेटियों के जहेज जला दिए यार आपने स्टॉक में। आपने इस मुल्क के बुजुर्गों की बचत जला दी स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते। हाँ मुल्क तरक्की करेगा, ओ 2050 में ही हो जाएगा, ओ भाई आप लोगों के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। देखो सच बोलो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आपने क्यों चढ़ा दी? आपने बोला कराची तो जनाब सिंगापुर बनने वाला है, कभी कराची हांगकांग बनने वाला है। अबे छोड़ दो यार, एक सड़क तो पूरे मुल्क के अंदर सीधी बनानी आपने सीखी नहीं। गटर आपके हर साल बहते हैं, बारिश पड़ जाए थोड़ी सी सारे शहर बंद। बातें वो किया करो जो रियलिस्टिक हैं। लोग कहते हैं ना कि यार कराची से, अब तो कराची से लेकर न्यूयॉर्क तक, कराची से लेकर न्यूयॉर्क तक और दूसरी कराची से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक, क्या आप मानते हो कि मैं पाकिस्तान का सबसे मशहूर एंकर हूं? पाकिस्तानी एंकर, सारी दुनिया का नहीं भाई, सबसे मशहूर पाकिस्तानी एंकर क्यों? लोग मेरा नाम भी नहीं जानते, मैं नहीं चाहता आप मुझे जाने। मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें। सर टॉपिक असल में है ही ये कि एक बिजनेस एंकर पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों हो गया, यही टॉपिक है, और कोई टॉपिक है ही नहीं, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं। सारी चीज ही यही है। इसी वजह से है क्योंकि मैं यहां बैठकर जो पूरा दिन लगा रहता हूं आप लोगों के सामने, क्योंकि भाई सबसे आम चीज ये होती है रोटी। वो फिल्म थी ना नमक हराम, एक फिल्म थी नमक हराम, राजेश खन्ना उसके हीरो थे, उनको जेल में डाल दिया तो पीछे उसने रोटी बना दी, रोटी ROTI उस पे लिख दिया। तो भाई ये रोटी कराती है सारे काम, ये पापी पेट जो है ना ये सारे काम कराता है। ये सब चीजें भूल भाल जाती हैं, नोटू मिले ना सब चीजें ठीक हो, बड़े से बड़ा ऐप दूर हो जाता है, आमिर लियाकत जैसे लड़के की शादी हो जाती है। नोटू होना चाहिए, नोटू। यहां पे मेरे साथ बहुत आम शख्स मौजूद हैं, जनाब जफर मोती साहब टेलीफोन के जरिए हमें कर रहे हैं। सर स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ठीक है, आई लॉस्ट माई बेट विद यू, सॉरी नो विद नो वेजर्स, आई लॉस्ट माई बेट टू यू विद नो वेजर्स, के जनाब आपने कहा ये अली 40,000 पहले आएगा या
28,000 पहले आएगा। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर सरमायाकार लुटे हैं, इस पूरे जर्नी में लुटे हैं। आप मानते हो नहीं मानते हो? पहले तो वेजर कुछ उसमें नोट दिखाते तो अच्छा था, लेकिन चले आपने ये तो माना कि आप हारे। अब ये जो लूटने की बात है, ये तो हमारे खुद के कर्म का, हमारे खुद के जो गुनाह हैं वो हुए हैं ना। आप देखो कि हम तो दुनिया का एक मुल्क है जो श्रीलंका से कंपेयर किया जाता है, लेकिन श्रीलंका में पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस ने फिर पॉलिटिकल क्राइसिस लाया। यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है इवेंचुअली कहीं इकोनॉमिकल क्राइसिस ना लाए। तो हम लोग जो डरे हुए हैं ये है कि ये सब गुत्थम गुत्था है एक दूसरे से, एक ट्वीट करता है, दूसरा ट्वीट करता है, और कोई फैसला करने को तैयार नहीं है कि भाई अब आगे का क्या सोचना है, अब ये सब्सिडीज कब खत्म करनी है। लेट मी पुट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू। इफ वी गिव इमरान द इलेक्शन एंड वी पुट ए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इन प्लेस, स्टॉक मार्केट रिकवर करेगी? बिल्कुल करेगी। आप सब्सिडी खत्म करो, चाहे खुद करो, चाहे टेक्नोक्रेट आकर करें। पहले 96 में मोइन कुरैशी ने भी किया था, इसके बाद भी जब मुशर्रफ गया था तो प्राइसिंग का डॉलर रुपी की पैरिटी के ऊपर डैमेज हुआ था। वो सब जो है टेक्नोक्रेट ही ऐसे सख्त डिसीजन ले सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ले सक रही। तो भाई फैसला करो, सेट अब दूर हट जाओ। हमारे एक बहुत पुराने स्टॉक ब्रोकर थे, इनका इंतकाल हो गया। वो जब अपने स्टॉक्स में फंस जाते थे तो अपने दूसरे ब्रोकरेज हाउस में अपने दोस्तों को आकर कहते थे, यार मेरा लॉसेस कट कर दो, मेरे सब शेयर बेच डालो, मुझसे नहीं होगा। तो वो दूसरे तो अभी जिंदा है, वो विटनेस भी मैं आपको करा दूंगा कि वो जाकर फिर उसके पूरा जो लॉस होते थे वो उसका करवा कर उसके सब स्टॉक्स बेच डालते थे एट वन गो। यानी उससे फिर प्राइस डिस्कवरी या मार्केट में डेप्थ कितनी है ये कोई सवाल नहीं होता कि ये शेयर रख लेते हैं, इसकी प्राइसिंग अच्छी है, वो अक्रॉस द बोर्ड बेच डालते थे। अब यही डिसीजन मेकिंग हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन कोई ना कोई करे। देखो अली भाई, आप भी हिस्ट्री के वो हो, और इकोनॉमिकल हिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। 1000 साल 2000 साल सल्तनतें भी जब होती थी ना, तो खजाने खाली होते थे तो सब्सिडी नहीं दी जाती थी, टैक्स बढ़ाया जाता था। आप किसी का भी टाइम देख लो, मुगल्स का टाइम देख लो, उधर ऑटोमन देख लो, दूसरी तरफ अब यूरोपियंस देख लो, ब्रिटिश हिस्ट्री देख लो, खजाना खाली, इसका मतलब नो फ्री लंच। आज तक अमेरिकन ये बोल रहे हैं, उनके लिए ये सेंटेंस बड़ा इजी है कि देयर इज नो फ्री लंच। अब हम लोग फ्री लंच करने निकले हैं। अमेरिकन्स वांट टू गिव यू मनी, दे वांट यू टू हैव द मनी। The only thing is they want you to compromise on your rigid Afghan policy. उसके बाकी सारी चीजों के ऊपर Americans are willing to give Pakistan money, States is willing to give Pakistan money, West is willing to give Pakistan money. लेकिन इशू ये है कि हम एक चीज पर अड़ गए हैं। वो आपके एक ब्रोकर शौकत तरीन को कहते हैं ना, शौकत तरीन ने भी बोला था कि आप जो है वो अमेरिकन की बात अगर नहीं सुन रहे हो तो जरा सा टाइट कर रहे हैं। वो इसी तरह बात की थी ना। तो सर आप देखो, नोटू आपको चाहिए तो उन्होंने आपको ऑप्शन दिया है, बट यू आर अनविलिंग टू लिसन टू देम। देखिए, इसके लिए एक वर्ड है कि दे वांट टू स्वेट अस आउट, यानी हमारे पसीने छुड़वाना चाहते हैं। अच्छा, पसीने छूट रहे हैं आम आवाम के, कैपिटल मार्केट के, मनी मार्केट के, रुपी के, कायदे आजम जिसके नोट पर है उसके पसीने छूट रहे हैं। हुकूमतों के पसीने नहीं छूट रहे, रियासत के पसीने नहीं छूट रहे कि भाई इसका कोई डिसीजन लो। रिजिड अफगान पॉलिसी के ऊपर भी नजरसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो लैंडलॉर्ड से नहीं मांग सकते। यानी ये कि वो गलत वर्ड यूज किया कि बेगर्स कान बी चूजर्स, लेकिन ये तो जरूर है ना कि हमने उनसे कर्जा लिया हुआ है, इसकी तो कोई डिनाइल नहीं है ना। पुराने कर्जे आप उतारो तो फिर साहूकार बनोगे ना। अभी आप और कर्जे लेने चाह रहे हो और उनकी बात भी नहीं मान रहे हो। मैं आपको सिंपल कह रहा हूं कि IMF क्या कह रही है कि सब्सिडियां खत्म करो। इतना ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसने पैसे देना है वो पूछ सकता है कि भाई आप ये सब्सिडी खत्म करोगे तो हमारे पैसे वापस करोगे, हमारा सूद वापस करोगे। ये इस तरह तो नहीं होगा कि भाई पैसे भी लो और हम जो कहते हैं प्री क्वालिफिकेशंस वो भी ना करो। रिजिड अफगान उसका तो बाद में आएगा,
पहले जो बेसिक इकोनॉमिकल की तकलीफें हैं वो तो खत्म करो। सब्सिडी आप दे ही नहीं सकते हो नहीं, जब पॉलिटिक्स खजाना खत्म खाली नहीं हो। नहीं, यहाँ पे नून लीग की पॉलिटिक्स खत्म भाई। जिस लम्हा आपने विड्रॉ की, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, फिनिश। नहीं इमरान तो खान भाई तो हम कहाँ इमरान करें खान आप। तो ही हैज हिज क्लॉज आउट भाई। आप क्या समझ रहे हो? इन एवरी सिटी ही इज गोइंग, ही इज ड्रॉइंग मैसिव क्राउड्स। द मोमेंट आप महंगाई बढ़ाओगे, और आपका कैंपेन थी महंगाई मुकाओ, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की मार्च का नाम था महंगाई मुकाओ मार्च। द मोमेंट दे इंक्रीज, फिनिश्ड। क्या कहते हैं आप? वही तो हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल अपना दंगल को जीतने के लिए मुल्क को तो नहीं खत्म करो ना बाबा। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ये नॉन एसेंशियल्स को बैन करोगे, हमें पता है महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए खत्म ना करो। कोई जो वो क्राउड भी लेकर आ रहे हैं पीटीआई वाले, तो आप और हम ही ये बात कर रहे थे कि असल क्राइसिस तो शुरू हुए जिस दिन मैं और आप बात करते थे कि 20 रुपए आज फ्यूल पर बढ़ेगा, उस दिन 10 रुपए की सब्सिडी दे दी। अरे हम सर पकड़ के बैठ गए कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है भाई। यहाँ हम 20 रुपए के लिए सबको प्रिपेयर कर रहे हैं कि 20 रुपए बढ़ेंगे क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। उसकी जगह वो 10 रुपए आप उसमें डिक्लाइन दिखा क्योंकि रहे हो। इमरान खान साहब को राइटिंग ऑन द वॉल दिख गई थी कि नाउ गवर्नमेंट इज अबाउट टू गो। तो ये तो एक टैक्टिक थी, उन्होंने टैक्टिक यूज की एंड ही प्लेड इट क्वाइट वेल, बिकॉज नाउ इट्स एवरीथिंग इज। बाबा हमें ये नहीं टैक्टिक्स चाहिए अली भाई, रियलिटी को चेक करना चाहिए। राइटिंग ऑन द वॉल है। यूक्रेन की वॉर जिस दिन शुरू हुई है उस दिन से लग रहा था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। वो वॉर अब भी प्रोलॉन्ग हो रही है। 110 108 के नीचे ब्रेंट और नहीं आ रहा है। हमारे जो अभी हम माल जिस भाव में बेच रहे हैं पेट्रोल का, वो $75 अगर ऑयल होता तो होता। अब $35 का झटका ये बगैर खजाने के, बगैर डॉलर के रिजर्व के कैसे उठाएगा मुल्क? कैसे उठाएंगे? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। एक बड़ी अहम चीज़ रह गई थी, जिक्र तो उसका मुख्तसरन किया था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मा के बहुत ही अहम लीडर जनाब शेख खलीफा बिन जैद साबिक, इस वजह से क्योंकि वो अब इंतकाल कर चुके हैं, हुक्मरान मुत्तहिदा अरब इमारात, उनके इंतकाल के ऊपर रंजो गम की एक कैफियत है। और कोशिश हमेशा प्रोग्राम के अंदर यही होती है कि ऐसे अहम रहनुमाओं के लिए दुआ भी की जाए। दुआ मग़फ़िरत ज़रूरी है। वो पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, बल्कि जिस स्कूल में मैंने पढ़ा वो तक SKBZ यानी शेख खलीफा बिन जैद से मंसूब था। उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे पाकिस्तान में लगाए, तरक्याती मंसूबे। इसमें बहुत सारे दही इलाके और बिलखुसूस जुनूबी पंजाब के अंदर जो इलाके हैं उनमें उनकी जो खिदमात हैं उनको हम भूल नहीं सकते। उनके और भी आबाओ अजदाद और रिश्तेदारों ने जो पाकिस्तान के लिए खिदमात की, पाकिस्तान के मालियाती, इक़्तिसादी और दीगर और शोबों के अंदर जो उनकी खिदमात हैं, और उसके अलावा अबू धाबी ग्रुप ने जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की, मेरे ख्याल से उसको पेश नज़र रखते हुए पूरा पाकिस्तान भरपूर तौर पे उनके आलो औलाद से अफसोस का इजहार करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। जनाब ज़फ़र मोती साहब, मुख्तसरन मैं भी चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मा एक बहुत ही मशहूर लीडर से महरूम हो गए। इस सिलसिले में अगर आप भी कुछ एक दो अल्फाज कहना चाहते हैं अफसोस के लिए, तो आप भी कहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा इसको पुटअप किया है। और सबसे बड़ी बात ये थे कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े फ्रेंड थे जी, और वो जो थे हमेशा प्रो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए यूएई में बिजनेसेस, यूएई में नौकरियां, वो खास खुसूसन पाकिस्तानियों के लिए मंगवाते थे, क्योंकि उनको ये था कि ये मुस्लिम ब्रदर
मुल्क है, ये हमेशा हम भी उनके साथ रहे हैं और वो भी हमारे साथ रहे हैं। तो मैं अल्लाह सबको सब्र दे। और ये यूएई की हुकूमत जो है, जो हैं नए नए जो हाकिम आए हैं, उन्होंने जिस तरह का पोर्ट्रे किया और जिस सिंप्लिसिटी से कफन दफन हुआ, वो दुनिया को इसी चीज को देखना चाहिए कि देखिए इतने बड़े बड़े अमीर मुल्कों में भी जब वो कोई चीज होती है तो उसमें दिखाते हैं लोगों को कि हम सिंपल भी हैं। जी जी। यहाँ पर अब मैं दूसरी तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये सिंप्लिसिटी पाकिस्तान में क्यों नहीं आती, ये कभी समझ नहीं आया। भाई इस पे बात ना करना, यहाँ पे तो पता नहीं क्या अजीब मसलक के मामलात हो जाते हैं। बबल, मैं आपकी बात के साथ इत्तेफाक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ा मसलक का मामला होता है पाकिस्तान में। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाजी गनी उस्मान साहब भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अहम ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुतहरिक ताजिर सनतकार रहनुमा भी हैं। सर वेलकम करता हूँ आपको शो। थैंक यू वेरी मच। अब हाजी गनी उस्मान साहब, बात कुछ ऐसी है, क्या सिचुएशन आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने सरमायाकार हैं उन्होंने तो अपने बाल नोचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल उनके लिए बड़े मुश्किल गुजरे हैं। ख़ास तौर पे जब से आपने चाइनीज़ को बुलाया, पता नहीं उनके क्या असरात मुरतब हुए। जिस दिन से ये चाइनीज़ ने आपकी स्टॉक मार्केट ख़रीदी है, अब हमारी कौम जो है पूरी ख्वार हो गई है जो सरमायाकारी करती थी। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, चाइनीज ने आज से 3-4 साल पहले 28 रुपए में जो शेयर खरीदे, वो हम लोगों ने 40% अपने शेयर बेचे और 60% हम लोगों के पास रह गए थे। तो चाइनीज का खरीदने में उस वक्त कोई कसूर नहीं था, उसके मार्केट की सिचुएशन जो थी। और आप ये भी देखिए, कोई दावा तो है नहीं, व्यापार है। मैं तो कहता हूँ कि व्यापार ये भी एक किस्म का बिजनेस है, और बिजनेस में उतार चढ़ाव ना हो तो उसे आप पर बिजनेस नहीं कह सकते। और कंटिन्यू स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यू बढ़ भी नहीं सकती है। अभी 42,000 या 43,000 पे है, तो क्या वो 60,000 हो जाएगी? वो भी नामुमकिन सी बातें हैं। तो ये तो वक्त के साथ होता रहता है। आप अपनी फिजिबिलिटी बनाते हैं, आप अपनी सोच से करते हैं, उसमें नफा नुकसान वो कुदरत जानता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी सूरत हाल क्या है, अभी क्या ध्यान लग रहा है आपको? क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब सियासी तौर पे क्या होगा। मार्केट फिर गिरना शुरू हो गई, डॉलर फिर चढ़ रहा है। डॉलर चढ़ेगा तो मार्केट भी गिरेगी, तो इसका तो डबल असर आएगा ना सर सरमायाकार पे। वो तो एक तरह से देखिए डॉलर जो जिसने फॉरेन इन्वेस्टर ने डॉलर में लिया था, वो नो डाउट कि वो लूजर हो गए हैं, उनको नुकसान हो रहा है, नो डाउट। मगर अब इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड है और इनकी आपने जो भी रिजल्ट आए हुए हैं, किसी के हाफ ईयर लिया है, किसी के क्वार्टर लिया है, माशाअल्लाह इनके सबसे बेस्ट रिजल्ट है। आप वो रिजल्ट को देखें और अगले साल से वो रिजल्ट को कंपैरिजन करें। तो अब इस वक्त है ना कि जिसने 2 रुपए की चीज ली हुई है और उसके पास 1 रुपया नहीं है, तो वो तो नहीं ले सकता। और जिसने नहीं लिए, इस लोगों को इस वक्त बेहतर इन्वेस्टमेंट करने का चांस है। चलो जी, जफर मोती साहब, अब आप भी थोड़ा तज्जिया करें। जो बात की है हाजी गनी उस्मान साहब ने कि मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वो भरपाई कर पाएंगे जो डॉलर की वजह से हो रही है अभी? जी देखिए, यही $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि अगर ये परफॉर्मेंस तो कोई डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं है, परफॉर्मेंस तो सब कंपनियों के अक्रॉस द बोर्ड सब सेक्टर की अच्छी हो रही है। लेकिन चक्कर ये है कि उसके लिए बायर हमको फॉरेन फंड्स वाले सिर्फ एक सवाल करते हैं कि भाई आपका जो डॉलर है वो आपका डॉलर रुपये की पैरिटी कहीं स्टेबल हो जाए तो हम एंट्री मारें। अब जब वो 185 रुपए में बेच कर आते हैं या 175 रुपए में बेच कर मार्केट में आते हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर भी लेते हैं, डिविडेंड भी उसमें उनको अच्छा डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन जब वो वापस लेकर जा रहे होते हैं तो पता चला 200 रुपया हो गया है। एक मैं आपको हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, बल्कि रियलिटी बोल रहा हूँ। तो सारा उनका जो नफा है वो धुल जाता है। जब तक ये ब्रेक फेल जो हुआ है डॉलर का, ये ब्रेक नहीं लगेगा, तब तक हमको फॉरेन फंड की तरफ से जितने भी हमारे अच्छे रिजल्ट्स हों वो रुजू नहीं कर रहे।
तो मेरे ख्याल में तो ये है कि हमें किसी भी तरह इसको स्टेबल करना है, डॉलर को, इंटरेस्ट रेट को भी अब कहीं पर स्टेबल करना है। क्योंकि देखिए जो भी ये कहता है ना कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट है 12.25% है, ऐसा कुछ नहीं है। जब टी बिल की यील्ड आ गई, नई बोरोइंग गवर्नमेंट अगर 15% पर कर रही है, तो आप भूल जाओ पुरानी मॉनेटरी पॉलिसी को। आप समझो आज से 15 है, और फिर आप उसमें बैंक के सर्विस चार्जेस लगाकर 17-18 पर जब पहुंचेगा, तो कौन सी इंडस्ट्री जो कर्जा लेकर बैंकों से फीजेबल रहती है? तो ये 2-3 मेन जो इश्यूज इकोनॉमी के हैं, जो हमने आपके प्रोग्राम के पहले पार्ट में कहे कि पॉलिटिकल इश्यूज ने और उस पर गहरा अफेक्ट डाला हुआ है। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ हाजी गनी उस्मान साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर आपको याद होगा माजी में आपको बुलाया करते थे बहुत ज्यादा। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक शायद मुस्तकबिल में हम देखें तो मार्केट फिर मजीद मार खाएगी, क्या कहते हैं? देखिए, अभी आपने देखा कि अचानक 2 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने 2.5% एक साथ 2.5% इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब लोगों की स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहे इन्वेस्टर, उनको और खौफ है कि मॉनेटरी पॉलिसी की फिर मीटिंग होगी तो 1-2% और इंटरेस्ट बढ़ने की गुंजाइश है। अब मेरी नजर में एक ही चांस है कि देखिए ये जो नई हुकूमत आई हुई है उन्हें चाहिए तो जितना जल्दी हो सके रिस्क लेके, जो भी रिस्क है कि पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाएं घटाएं, जो भी पेट्रोलियम प्राइस का डिसीजन इन्होंने कल लिया है वो मेरे ख्याल में इस डिसीजन को रिवर्स करना नहीं होगा। तो बिलफर्ज मैं कहता हूं, बिलफर्ज कहता हूं 50 रुपए बढ़ाने को कह दिया, अब आप तो आराम से कह रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ पे इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, गरीब तो रुल जाएगा। 50 रुपए अगर बढ़ा दिया तो क्या सब्जी वब्जी महंगी, सब्जी तरकारी फल वल सब महंगा, देखो कहां से खाएगा सर? आपकी बात सही है कि इस वक्त क्यों नहीं बढ़ा रहे कि इनको ये पता है कि पॉलिटिकली हमारी वोट बैंक कम हो जाएगी और अदर की वोट बैंक बढ़ जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, वो समझ तो सब रहे हैं कि डिफिसिट को हम कैसे पूरा करेंगे, IMF हमारे साथ नहीं मानेगी तो उसको कैसे समझाएंगे। तो मेरे ख्याल में देखिए ना, जो भी करंट हुकूमत है उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नो डाउट कि मैं समझता हूं कि इसमें A और A को प्लस है, B को माइनस है। इसमें लोग ये भी कहते हैं कि ये उसकी मैसी भी लेके आएंगे कि मोटरसाइकिल वालों को कम रेट पे पेट्रोल दे और हजारों गाड़ी वाले को ज्यादा, मगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मेरे ख्याल में इनको एक फ्रेम 100% इसके ऊपर डिसीजन लेना होगा और ये जहर की गोली ये हुकूमत को खानी पड़ेगी। आप वेस्ट की बात मान जाएं जफर मोती साहब, वेस्ट की आप बात मान जाएं, IMF आपको लोन दे देगा। आप मेरी बात मान जाएं, ये बात आप वेस्ट की बात मान लें, जिद ना करें, डोंट वेट कि वो दे स्वेट यू आउट। आप वेस्ट की बात मान लें, मैं आपको बता रहा हूं, काफी अरसे से समझा रहा हूं मैं। जफर मोती साहब क्या कहते हैं आप? मैं तो बहुत मानने को तैयार हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी वेस्ट की बात मानी है पर्सनली, और वेस्ट में मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड भी रहा हूँ, मेरा म्यूजिक का भी शौक उधर का है। लेकिन ये मुसीबत ये हो गई है कि वेस्ट जो अब मांग रहा है ना, बहुत ज्यादा मांग रहा है। और वो जो है ना, वो पुरानी कहावत है ना कि उंगली पकड़ा है तो कंधा पकड़ लिया है। लेकिन मसला हमारे साथ ये है कि जो ना मानने वाले हैं वो ये नहीं समझ रहे कि आपने वेस्ट से जो कर्जे लिए हुए हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे पेरिस क्लब हो, चाहे अमेरिकन से डायरेक्ट हो, तो उनको आप कर्जे उनकी बात नहीं सुनोगे तो वो कर्जों की वो फरमाइश कर सकते हैं कि भाई हमारे साडा हक इत्थे रख। तो वो जो साडा हक इत्थे रख को रोकना है तो वेस्ट की बात तो माननी ही होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम वो मुल्क अभी नहीं है जो हर एक से इश्यूज खड़े करे। अभी हमारा मुल्क तो वो है जो हर एक से इशू सॉल्व करे। आप ये देखिए कि अभी आपने फूड सप्लाई का बोला कि भाई महंगाई आएगी, आप यकीन करो UAE और सऊदीया में भी जो फूड पर सप्लीमेंट्री और वो सब्सिडी देते थे वो उन्होंने भी खत्म की। किस मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ? जो रिचेस्ट होते थे। कुवैत जैसा मुल्क जो रिचेस्ट कंट्री था, जो अपने सिटीजन्स को डिविडेंड पे आउट करता था, टैक्स लेने की जगह एक टाइम ऐसा भी आया तो उन्होंने पर कुवैती सिटीजन को $4,000 दिए कि भैया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो वो भी अब फूड सब्सिडी हटा रहा है। चक्कर ये है कि यहाँ पर हमको एसेंशियल्स में आटा, कॉटन,
चाय, ये सब हमको मंगानी है, दालें। तो हमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब इंपोर्ट करना है तो हमें पैसे चाहिए, और पैसे सिर्फ वेस्ट दे रहा है। नहीं, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हाजी गनी उस्मान साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप लोग इस बात को समझें कि आप कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएं, आप भी इमरान खान साहब को समझाएं, हाजी गनी उस्मान साहब उसमें मेहनत करें।